सामुदायिक सेवा जरूरतमंद लोगों के अलग अलग समूहों को मदद करने के साथ ही उन्हें कौशल। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला मन की बात कार्यक्रम 111वीं कड़ी के माध्यम से देशवासियों से किया संवाद। संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अटूट विश्वास दोहराने के लिए जनता का जताया आभार। एक पेड़ मां के नाम अभियान में भारी जन सहभागिता पर जताई खुशी। पीएम ने मन की बात में वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस से जुड़े हूल दिवस का किया जिक्र। विदेशी शासकों के अत्याचार के पुरजोर विरोध को किया याद। केरल की आदिवासी महिलाओं के कारथुम्बी छातों और आंध्र प्रदेश के आदिवासी समाज की अराकू कॉफी को सराहा। पीएम मोदी ने हैशटैग चीयर फॉर भारत के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। कहा, भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मददगार होगी मुहिम। हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भी करेंगे बेहतरीन प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का किया विमोचन। नायडू को बताया इमरजेंसी की आग में तपा हुआ अपना सच्चा साथी। हैदराबाद में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़े पीएम। एनआईए ने तेज की रियासी आतंकी हमले की जांच। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कई स्थानों पर छापेमारी। तलाशी अभियान के दौरान जब्त की गई काफी सामग्री। आतंकियों ने 9 जून को तीर्थयात्रियों से भरी बस को बनाया था निशाना। खेल की खबरों में भारतीय टीम के T20 में विश्व विजेता बनने पर देश भर में जबरदस्त उल्लास। 17 साल बाद फिर मिली शानदार जीत का भव्य जश्न। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सहित गणमान्य हस्तियों ने दी टीम को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से बात कर दी शाबाशी। तो ये थी इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 111वीं कड़ी में देशवासियों से संवाद किया। लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पीएम ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से फिर से जुड़ने पर खुशी जताई। फरवरी से लेकर अब तक जब भी महीने का आखिरी रविवार आने को होता था, तब मुझे आपसे इस संवाद की बहुत कमी महसूस होती थी। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महीने बंद रहा हो, लेकिन मन की बात का जो स्पिरिट है, देश में, समाज में हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में लोगों की भारी भागीदारी पर खुशी जताई। पीएम ने कहा कि इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए देशवासियों से अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है।
इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दुनिया भर में योग दिवस पर हासिल की गई कई शानदार उपलब्धियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से नियमित रूप से योग करने की अपील करते हुए कहा कि इससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को जरूर महसूस करेंगे। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साद जी ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को लीड किया। ये पहली बार है जब किसी सऊदी महिला ने किसी मेन योगा सेशन को इंस्ट्रक्ट किया हो। नील नदी के किनारे, रेड सी के बीचेज पर और पिरामिडों के सामने योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें बहुत लोकप्रिय हुई। अपने मार्बल बुद्धा स्टैचू के लिए प्रसिद्ध म्यांमार का मारा विजरा पैगोडा कॉम्प्लेक्स दुनिया में मशहूर है। यहाँ भी 21 जून को शानदार योगा सेशन का आयोजन हुआ। बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया। श्रीलंका में यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए मशहूर गोल्फ फोर्ट में एक यादगार योगा सेशन हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑब्जर्वेशन डेक पर भी लोगों ने योग किया। मार्शल आइलैंड पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग के कार्यक्रम में यहाँ के राष्ट्रपति जी ने भी हिस्सा लिया। भूटान के थिम्पू में भी एक बड़ा योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री टोबगे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के उद्देश्य का जिक्र करते हुए कहा कि देश में, समाज में हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर सकारात्मक असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भारतीय उत्पादों के वैश्विक विस्तार की सराहना की। पीएम ने कहा कि भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल होते देख गर्व की अनुभूति होती है। पीएम ने ऐसे कई स्थानीय उत्पादों का विशेष रूप से उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा कि जब देश के उत्पाद दुनिया भर में अपनी पहचान बनाते हैं तो मन गर्व से भर जाता है। प्रधानमंत्री ने केरल के आदिवासी समुदाय द्वारा बनाए जा रहे कार्थुम्बी छातों की तारीफ करते हुए कहा कि ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापडी के आदिवासी समुदाय ने एंटरप्रेन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है। मन की बात में आज मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूं। ये छाते तैयार होते हैं हमारे केरला में। वैसे तो केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है। छाते वहाँ कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूं वो है कार्थुम्बी छाते, और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापडी में। ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं और खासियत ये कि इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती हैं। आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है।
इनकी ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है। इन छातों को वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जाता है। इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है। महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापड़ी के आदिवासी समुदाय ने एंटरप्रेन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में पैदा की जाने वाली अराकू कॉफी का जिक्र करते हुए उसके स्वाद के जादू की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अराकू कॉफी के ग्लोबल बनने से इसके उत्पाद में लगे कोंडाडोरा आदिवासी समुदाय की कमाई में वृद्धि हुई है, जिससे उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। भारत के कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है, और जब हम भारत के किसी लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल होते देखते हैं तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अराकू कॉफी। अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। अराकू कॉफी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। अराकू कॉफी को नई ऊंचाई देने में गिरिजन कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसने यहाँ के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकू कॉफी की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया। इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बढ़ गई है। इसका बहुत लाभ कोंडा डोरा आदिवासी समुदाय को भी मिला है। कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पुलवामा से स्नो पीज की पहली खेप को लंदन भेजने का भी जिक्र किया। उन्होंने स्थानीय किसान चकुरा गांव के अब्दुल रशीद मीर की तारीफ करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के नए द्वार खुले हैं। लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ के पुलवामा से स्नो पीच की पहली खेप लंदन भेजी गई। कुछ लोगों को ये आइडिया सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को क्यों न दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकुरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। आत्मनिर्भरता और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने में लगी है। इसका लक्ष्य इनसे जुड़े लोगों की आमदनी को बढ़ाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आज समय की मांग है कि हम अपनी प्राचीन भाषा संस्कृत को सम्मान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत सरकार द्वारा अपने नेशनल रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम के बारे में कहा कि भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग को समाहित किए हुए यह कार्यक्रम स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान में संस्कृत की बड़ी भूमिका का जिक्र किया। आकाशवाणी पर संस्कृत बुलेटिन के 50 साल पूरे होने पर ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देते हुए कहा कि इसने बहुत से लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है। उन्होंने कहा कि आज के समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान दें, साथ ही उसे अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ें। संस्कृत की प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है।
आज के समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान भी दें और उसे अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ें। आजकल ऐसा ही एक प्रयास बेंगलुरु में कई और लोग कर रहे हैं। बेंगलुरु में एक पार्क है, कब्बन पार्क। इस पार्क में यहाँ के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है। यहाँ हफ्ते में एक दिन हर रविवार बच्चे, युवा और बुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ वाद विवाद के कई सेशन भी संस्कृत में ही आयोजित किए जाते हैं। इनकी इस पहल का नाम है संस्कृत वीकेंड। इसकी शुरुआत एक वेबसाइट के जरिए समष्टि गुब्बी जी ने की है। कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ ये प्रयास बेंगलुरु वासियों के बीच देखते ही देखते काफी लोकप्रिय हो गया है। प्रधानमंत्री ने कुवैत सरकार द्वारा अपने नेशनल रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग को समाहित किए हुए ये कार्यक्रम स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। कुवैत सरकार ने अपने नेशनल रेडियो पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है और वो भी हिंदी में। कुवैत रेडियो पर हर रविवार को इसका प्रसारण आधे घंटे के लिए किया जाता है। इसमें भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग शामिल होते हैं। हमारी फिल्में और कला जगत से जुड़ी चर्चाएं वहाँ भारतीय समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय है। मुझे तो यहाँ तक बताया गया है कि कुवैत के स्थानीय लोग भी इसमें खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारतीय विरासत और संस्कृति के विस्तार पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे हर भारतीय को गर्व होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पीएम ने #चीयर फॉर भारत कैंपेन की शुरुआत करते हुए देशवासियों से भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने की अपील भी की। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के यादगार पल को याद करते हुए कहा कि टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दे तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इस बार ओलंपिक में भारतीय दल बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार ओलंपिक में कई चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी और खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। शूटिंग में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। टेबल टेनिस में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारतीय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियां भी शामिल है। इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दल के खिलाड़ी उन कैटेगरीज में भी कम्पीट करेंगे जिनमें पहले वे कभी शामिल नहीं रहे।
इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। आपको ध्यान होगा, कुछ महीने पहले वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। वहीं चेस और बैडमिंटन में भी हमारे खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। पीएम ने देशवासियों से भारतीय टीम का उत्साहवर्धन करने की अपील की। इस मौके पर #Cheer4Bharat कैंपेन की शुरुआत भी की। अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। आने वाले दिनों में मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरफ से उनका उत्साहवर्धन करूंगा। और हाँ, इस बार हमारा #Cheer4Bharat है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक का समापन 11 अगस्त को होगा। पिछली बार भारत ने ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीतने में सफलता पाई थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारतीय दल अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सफल रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की स्नो मटर का उल्लेख किया। स्नो मटर की खेती करने वाले पुलवामा के किसान अब्दुल रशीद ने बताया कि कैसे सरकार के प्रयासों से वे अपने उत्पाद का निर्यात कर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। जो ट्रेडिशनल है उसमें एक पिकअप करते हैं तो फिर ज़ाया करते हैं उस पौधों को, लेकिन इसमें 10 किलो तक प्रोडक्शन किसानों को इतना फायदा है कि कहने की बात नहीं है। सिर्फ ये फोन कर दे कि हमने आज शाम को 10 क्रेट जमा किए, 5 क्रेट 4 क्रेट जमा किए, तो डोर स्टेप पर ही उठाते हैं। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट दिया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सपोर्ट दिया है तो ये एक्सपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट में हमारा बहुत फायदा हो गया। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया, तो इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं के साथ मन की बात के इस कार्यक्रम को सुना। तो वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोलकाता में मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद थे। और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम कोलांस कला में किसान भाइयों बहनों, कृषि सखियों और लखपति दीदियों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर स्थित भाजपा के कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को सुना। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव के साथ साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 111वें संस्करण को सुना। इस दौरान अन्य लोग भी कार्यक्रम को सुनने के लिए मौजूद रहे।
और इधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में मन की बात कार्यक्रम की 111वीं कड़ी सुनी। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने दिल्ली में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ अन्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम को सुना। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम धामी ने पीएम मोदी के पेड़ लगाने के आह्वान पर हरेला पर्व के दौरान पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण करने के लिए अभियान चलाने की भी बात कही। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में मन की बात कार्यक्रम को सुना। अब बात आम लोगों की। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम पर दिल्ली में क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना गया। बख्तावर पुल में भी आप देख सकते हैं कितना उत्साह का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। सुबह से यहाँ ग्रामीण पहुंचे प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। पीएम के मन की बात में आज ये दिल्ली देहात के गाँव के अंदर सबसे छूने वाला जो उन्होंने कहा, माँ का ऋण हम उतार नहीं सकते। माँ का ऋण जब माँ बच्चे को पैदा करती है और माँ ही पहले गुरु। पर्यावरण दिवस के मौके पर हम एक पेड़ माँ के नाम पर लगाएं। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति माँ के नाम पर एक पेड़ लगता है तो भारत पूर्ण रूप से हरियाली के रूप में हो जाएगा। हमें बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि कब ये महीने का लास्ट संडे आए और हम 11 बजे का इंतजार सुबह से ही करते रहते हैं। जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाते हैं और मोदी जी हमारे लिए ये देश में जागरूकता का काम, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम जनता से सीधा संवाद करने का प्रोग्राम रहता है। हम सभी को एक प्रेरणा मिलती है। पर्यावरण के लिए, माता के लिए पेड़ लगाना और योगा करना, ये जो है ना इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। पेड़ लगाना है और माता की सेवा करनी है। माँ के सम्मान के बारे में मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला और एक पेड़ लगाना चाहिए, ये सभी हमने अनुकरण करना चाहिए। खेलों पर भी प्रधानमंत्री जी ने काफी जोर दिया है। पिछले 10 साल से हम मन की बात को सुन रहे हैं और एक जो वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी ने दिया है। हर बार जो 1 या 2 प्रोजेक्ट जो देश के ग्रामीण इलाकों से, गरीब इलाकों से जो उनको वो उन्नत करते हैं, वो लोगों के पास पहुंचाते हैं, ये हमें सबसे अच्छा लगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हमेशा प्रेरणादायक बातें करते हैं और प्रेरणादायक कहानियों को लेकर दिल्ली वासी भी काफ़ी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज की कुछ और बड़ी खबरें। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके जीवन और उनकी जीवन यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। ये कार्यक्रम हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित अन्वया कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। जिन 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया उनमें वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, भारत का जश्न, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री एम वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश, और तेलुगु भाषा में लिखित सचित्र जीवनी जिसका शीर्षक है महानेता, श्री एम वेंकैया नायडू का जीवन और उनकी जीवन यात्रा। ये तीनों पुस्तकें शामिल हैं। पीएम ने कहा कि इन किताबों के जरिए सभी वेंकैया नायडू जी की यात्रा के साथ जुड़ जाते हैं। जो तीनों किताबें हैं, उन तीनों किताबें अपने आप में, किताब को देखते ही उनकी जर्नी का हमें पता चलता है। हम भी उसकी यात्रा में जुड़ जाते हैं। एक के बाद एक घटना प्रवाह से हम अपने आप को अनुबंध कर लेते हैं। आपको शायद याद होगा, एक बार मैंने राज्यसभा में श्रीमान वेंकैया गारू के लिए कुछ पंक्तियां कही थी। राज्यसभा में जो कहा था, मैं आज फिर उन्हें दोहराना चाहता हूं। अमल करो ऐसा अमन में, अमल करो ऐसा अमन में,
जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के बतौर राज्यसभा के सभापति उनके कामकाज की तारीफ की। आप जितने समय राज्यसभा के सभापति रहे, आपने सदन को पॉजिटिविटी से भरपूर रखा। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का बिल लोकसभा की जगह पहले राज्यसभा में पेश हुआ था। और आप जानते हैं उस समय राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन 370 हटाने का बिल राज्यसभा में आन बान शान के साथ बहुमत से पारित हुआ था। इसमें कई साथियों, पार्टी और सांसदों की भूमिका तो थी ही, लेकिन ऐसे संवेदनशील मौके पर सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेंकैया जी जैसा अनुभवी नेतृत्व भी उतना ही जरूरी था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेंकैया जी उन साथियों में रहे हैं जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ जी जान से लड़ाई लड़ी थी। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने संविधान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर के जो इमरजेंसी लगाई थी, उसको 50 वर्ष हुए हैं। वेंकैया जी हमारे उन साथियों में थे जो इमरजेंसी के खिलाफ जी जान से लड़े। और उस समय वेंकैया जी करीब करीब 17 महीने जेल में रहे थे। इसलिए मैं उन्हें इमरजेंसी की आग में तपा हुआ अपना एक पक्का साथी मानता हूं। अगली खबर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से कतर के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात करेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को यानी आज ही 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज ही सेवानिवृत्त हुए हैं। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर व्यापक ऑपरेशनल अनुभव रखने वाले जनरल द्विवेदी इससे पहले सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। वो ऐसे वक्त में यह पद संभाल रहे हैं जब भारतीय सेना संरचनात्मक सुधारों के साथ साथ स्वदेशीकरण के जरिए बड़े आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। तो एक नज़र डालते हैं उनसे जुड़े कुछ तथ्यों पर। 1 जुलाई 1964 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जन्म हुआ। सैनिक स्कूल रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने DSSC वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज महू में भी अध्ययन किया। उनको 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला था। उन्होंने अपनी लगभग 40 साल की लंबी और प्रतिष्ठित सेवा के दौरान कई कमांड, स्टाफ, इंस्ट्रक्शनल और विदेशी नियुक्तियों में काम किया। उनकी कमांडर के तौर पर नियुक्तियों में 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स बटालियन, 26 सेक्टर असम राइफल्स ब्रिगेड, असम राइफल्स पूर्व के महानिरीक्षक और 9 कोर शामिल हैं। उन्होंने 2022 से 2024 तक महानिदेशक इन्फेंट्री और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, मुख्यालय, उत्तरी कमान सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इसके अलावा उन्हें USAWC
कार्लिसले यूएसए में प्रतिष्ठित एनडीसी समकक्ष पाठ्यक्रम में विशिष्ट फेलो से भी सम्मानित किया गया। उनके पास रक्षा और प्रबंधन में एमफिल और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर डिग्री हैं। जनरल द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और 3 जीओसी इन सी प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किए गए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेड़ा जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड नाडियाद की 76वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। अगली खबर, हमीरपुर से भाजपा के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा के 2 विधायक बढ़े ही हैं तथा होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा के 3 प्रत्याशी जीतेंगे। जो 18 महीनों में कोई काम नहीं किया उसका डर सता रहा था, जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए उसका डर सता रहा था, और ये लगता था कि जनता हर बार सवाल खड़ा करेगी और जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार फिर आज आप देखिए जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। 3 निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो एक बड़ी जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रहे हैं और कांग्रेस तीनों की सीटों पर हार रही है। खबर कर्नाटक से, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा राज्य में अधिक उप मुख्यमंत्रियों की मांग का समर्थन करने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की शक्तियों को कम करने के लिए सीएम सिद्धारमैया ने ये सुनियोजित योजना बनाई है। ये दोनों के बीच की अंदरूनी लड़ाई है, इसी वजह से प्रशासन ध्वस्त हो गया है। I am not telling he himself is behind that. He is the person who is getting done through his followers all these things. It is not allegation. It is a fact. It is a matter of fact. DCM DK Shivakumar, it has been well planned by Mr. Siddaramaiah. It is a internal fight between both of them, and by that total administration has been collapsed, and law and order situation, corruption, everything is happening in a big way. ओडिशा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा के सांसदों और विधायकों द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध आगामी पुरी रथ यात्रा को देखते हुए रेल मंत्रालय राज्य के हर हिस्से को रेलवे नेटवर्क से जोड़ रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं को पुरी पहुंचने में कठिनाई ना हो। अब बात नीट मामले की। नीट यूजी परीक्षा मामले पर भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वो केवल बातें करते हैं और हम काम करते हैं। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना, सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। कांग्रेस में क्या होता है, सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। मुंबई में न्याय प्रणाली से जुड़े एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अंग्रेजों को दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेकर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्याय देना था, इसीलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर आए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को लाने से पहले सभी हितधारकों से सलाह ली गई और कई समितियां भी बनाई गईं और उन सभी समितियों ने सिफारिशें दी थी। कई बार एक दिन लग जाता है, कई 2 दिन लग जाता है। अब जब साहब आप बैठे बैठे वो ई प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पे, तो वो ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डर पास होगा छूट जाएगा। ये ठीक है या नहीं, बताओ मेरे को भाई, यही विषय है आप, लेकिन फिर भी आलोचना। ई फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म, ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म, ई कोर्ट, और ये सारे सिस्टम को हम कह रहे हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम।
सूचनाओं का आदान प्रदान, इनको आपस में जोड़ने का, इंटर ऑपरेबल बनाने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। अगली खबर, दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने संसद में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जय फलस्तीन के नारे लगाने को लेकर AIMIM MP असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ओवैसी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली स्थित पृथ्वी भवन में ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत संस्करण 4.0 पोर्टल और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस NDEM संस्करण 5.0 नामक 2 जियो पोर्टल लॉन्च किए। ये नवीनतम भूस्थानिक उपकरण पूरे देश में विभिन्न स्थानों के लिए उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह चित्र उपलब्ध कराने के लिए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन पोर्टलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पिछले 1 दशक में शुरू किए गए सुधारों का परिणाम है। लोकतांत्रिक कड़ी का सबसे निचली पैदान है पंचायत। तो पंचायत के स्तर पर ये भुवन पंचायत पोर्टल ग्रामीण लैंड मैपिंग में भाग लेगा, उसमें सहयोग करेगा और साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री सदा इस बात पर बल देते हैं कि साइलोस से निकल करके इंटेग्रेटेड तरीके से ये सरकार काम करे। होल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको आज यहाँ देखने को मिला। और कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि इस भुवन पंचायत पोर्टल का उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना के लिए स्थान आधारित सूचना समर्थन प्रदान करना तथा पंचायतों में जमीनी स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाना है। This database, the Bhuvan Panchayat, contains information up to the Panchayat level. So basically we use the basic cadastral data at high resolution, and also it is having additional data at even at 2.5 meter resolution, and various layers of information which includes the road networks, the rivers, the land, the agricultural land, water bodies, desertification, forest. So it's classified into various large number of classes of data, and survey records, etc. are infused into it. And when a panchayat looks at it for that area, you can use various tools for doing planning. आगे की खबरों में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रस्तावित युगे युगीन भारत संग्रहालय बैठक में भाग लिया। इस संग्रहालय का निर्माण रायसीना हिल परिसर के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में किया जाएगा। यह संग्रहालय भारत की समृद्ध विरासत और विकास को प्रदर्शित करेगा। और इस अवसर पर डीडी न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के महानिदेशक AD चौधरी ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय के अन्य संबद्ध विभागों और विशेषज्ञों के साथ भारत मंडपम में गहन विचार मंथन सत्र और कार्यशाला में प्रस्तावित संग्रहालय के मुख्य परिचालन तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इन सत्रों में संग्रह प्रबंधन, संरक्षणीय कार्यों, प्रशासनिक कार्यों और प्रौद्योगिकी के रणनीतिक एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई। 3 दिन का जो वर्कशॉप हुआ है, इसका मकसद 2 अलग अलग है। एक है जो हमारा युगे युगीन भारत म्यूजियम बनने वाले हैं, उसका एक आई वुड से इनिशियल प्लानिंग कि क्या होगा इसमें, कैसा करना है। और ये एक ब्राउन प्रोजेक्ट है,
इट्स नॉट दैट आप एक नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को म्यूज़ियम में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके जो चैलेंजेस है वो भी हमको जानना समझना, हाउ उसको हम टैकल करेंगे, ये चीज़ लेके हमारा एक डिस्कशन हुआ है। साथ साथ फ्रांस से जो टीम आया है उनका जो अनुभव है इस तरह का कन्वर्शन में, रेट्रोफिटिंग करना है, उसको यूटिलाइज करना है, वो भी उन्होंने कैसा किया है और क्या क्या एस्पेक्ट उन्होंने कंसिडर किया है, ये लेके एक चर्चा हुआ है। और कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के उप महानिदेशक समरेंद्र कुमार ने कहा कि युगे युगीन भारत संग्रहालय पारंपरिक संग्रहालय अनुभव से आगे बढ़कर समावेशिता की भावना को मूर्त रूप देगा। यह लोगों का संग्रहालय होगा और यह लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की विरासत को संजोने का काम करेगा। जो संग्रहालय आ रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना है कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा म्यूज़ियम बनेगा। यहाँ पे ये हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसके बारे में भी है, हमारा जो अभी प्रेजेंट है वो भी है, और हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो भी इस म्यूज़ियम की एक हमारे लिए दिखाएगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इसके बारे में बताएगा। जहाँ पे तक बात है कि बात हो रही है कि जो मंत्री जी ने कहा कि ये विकास के साथ साथ विरासत भी दिखाएगा हमें। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से बताया कि बालताल और चंदनवाड़ी पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों में 2 अत्याधुनिक 100 बिस्तरों वाले अस्पताल स्थापित किए गए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, अमरनाथ यात्रियों की सेवा में भारत के ऊर्जा क्षेत्र का योगदान, यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ओएनजीसी ने बालताल और चंदनवाड़ी पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों में 2 अत्याधुनिक 100 बिस्तरों वाले अस्पताल स्थापित किए हैं। यह जानकर खुशी हो रही है कि इन स्वास्थ्य सुविधाओं से यात्रियों को लाभ होगा और यात्रा के बाद स्थानीय लोगों को भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने रविवार को बांग्लादेश में 1 ट्री फॉर मदर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। बांग्लादेश के पर्यावरण मंत्री सबीर हुसैन चौधरी और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने संयुक्त रूप से ढाका के चांसरी परिसर में पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर बोलते हुए उच्चायुक्त ने कहा कि 1 ट्री फॉर मदर अभियान की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित है, जिन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। वहीं बांग्लादेश के पर्यावरण मंत्री सबीर हुसैन चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। खबर छत्तीसगढ़ से। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में पिछले 20 सालों से बंद 24 स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया है। इसके अलावा जहां स्कूल नहीं थे उन इलाकों में 32 नए स्कूलों को शुरू किया गया है। नक्सलवाद का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जवानों के प्रयास से गांव-गांव तक न सिर्फ सड़क, बिजली की सुविधा पहुंच रही है, बल्कि पिछले 2 दशक से शिक्षा से वंचित रह गए इन गांवों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने के लिए स्कूल भी खोले जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा बच्चों को शिक्षा के जरिए मुख्यधारा में लौटने की अपील का असर अब नक्सल प्रभावित इलाकों में दिखने लगा है। बीजापुर जिले के कंदर गांव, कांवड़ गांव में हम लोग आज हैं। यहाँ प्रदेश में अन्य स्थानों के साथ यहाँ भी शाला प्रवेश उत्सव किया जा रहा है। लगभग पिछले 20-22 साल से जो है यहाँ विद्यालय नहीं था। समाज विरोधी माओवादियों द्वारा यहाँ के विद्यालय को बंद करा दिया गया था, लेकिन आज जो है छत्तीसगढ़ राज्य शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने यहाँ पे पुनः जो है नियत मिलनार के अंतर्गत वो शाला पुनः प्रारंभ की है। न केवल शाला प्रारंभ हुई है, अन्य सुविधाएं भी धीरे धीरे यहाँ पहुँच रही हैं। 20 वर्षों बाद गाँव मुतंडी हिरोल जैसे गाँव में स्कूल शुभारम्भ किया गया है। लोगों में एक उत्साह देखने को मिला है कि वहाँ के लगभग 2 जनरेशन जो है शिक्षा से वंचित था। प्रशासन की मंशा है, जिला प्रशासन की मंशा रही है कि उन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षा से जुड़ने का उनको अवसर मिले। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक अभियान चलाया था, सर्वे करवाया था, और जब बच्चों की संख्या निर्धारित हो गई थी तो वहाँ पर स्कूल को खोला गया है। यहाँ पर ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें।
जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लक्ष्मीकांतपुर में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला को बेरहमी से पीटे जाने की घटना पर राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के नेता अमित मालवीय ने घटना का वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का यह घिनौना चेहरा है। वीडियो में जो व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है उसका नाम तजिमुल है, जो इलाके में जेसीबी के नाम से मशहूर है। वह अपनी इंसाफ सभा के जरिए त्वरित न्याय देने के लिए मशहूर है और चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी है। अमित मालवीय ने लिखा कि भारत को टीएमसी द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल में शरिया अदालतों की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। हर गांव में एक संदेश खाली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं। बंगाल में कानून और व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। क्या ममता बनर्जी इस राक्षस के खिलाफ कार्रवाई करेंगी या शेख शाहजहां की तरह उसका भी बचाव करेंगी? तो ये खबर है, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लक्ष्मीकांतपुर में जो एक व्यक्ति द्वारा एक महिला को बेरहमी से पिटाई की घटना हुई है, उसी घटना पर राज्य की टीएमसी सरकार पर बीजेपी ने निशाना साधा है। भाजपा के नेता अमित मालवीय ने घटना का वीडियो साझा किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का ये घिनौना चेहरा है। वीडियो में जो व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है उसका नाम तजिमुल है, जो इलाके में जेसीबी के नाम से मशहूर है। वह अपनी इंसाफ सभा के जरिए त्वरित न्याय देने के लिए मशहूर है और चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी है। अमित मालवीय ने लिखा कि भारत को टीएमसी द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल में शरिया अदालतों की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। हर गांव में एक संदेश खाली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ रहे हैं इस घटना पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, ये जो घटना आई है, क्या इस घटना के बारे में क्या जानकारी है? क्या ये जो जिसके ऊपर ये आरोप है वो इस तरह की अदालतें लगाता है, शरिया अदालतें टाइप का वो लगाता है क्या पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में? आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है लालचंद, ऐसा होता ही रहता है। ये संदेश खाली की समय पे हम बार बार इसके ऊपर चर्चा किए हैं और उसके बाद तृणमूल ने क्या किया, तृणमूल ने एक तथाकथित स्टिंग ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए ये साबित करने की कोशिश किया था कि ये संदेश खाली में जो महिलाओं ने आरोप लगाया था वो झूठा है और बीजेपी की तरफ से 2-2 हजार रुपया देकर इस तरह की शिकायतें कराया गया था। बिल्कुल। लेकिन ये इत्तेफाक से क्या हुआ कि इस वीडियो सामने आ गया, ये वायरल वीडियो के हिसाब से सामने आ गया। हाँ, ये हम पत्रकार के हिसाब से कह सकते हैं कि इसका सच्चाई हमने तहकीकात करके निकाले नहीं है, लेकिन ये वीडियो है, चोपड़ा की है और अगर किसी को इसके बारे में कुछ शिकायतें हैं तो वो जाके फॉरेंसिक लैब से इसका सच्चाई जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो आदमी है इस तरह की उसे एक शाहजहां की और एक चेहरा है
ये इस तरह की कई चेहरा है जिन लोगों ने, ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट दिलाया है, ये उन्हीं का शासन का तरीका है, इसीलिए ममता बनर्जी चुप है। बिल्कुल, ये वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बल्कि हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं सौरभ सिकदर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत सौरभ सिकदर जी। ये जो घटना सामने आ रही है सौरभ सिकदर जी, आप लोगों ने संदेश खाली का मुद्दा उठाया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको तृणमूल कांग्रेस ने एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। अब ये वीडियो आया है, वीडियो के बारे में क्या कुछ जानकारी है और क्या इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में और भी जगहों पर हो रही है? संदेश खाली का घटना जब चल रहे थे तो हम लोग बार बार बोले थे, आपके चैनल में भी बोले थे कि ऐसे संदेश खाली बंगाल के हर जिला में हो रहा है। और ये घटना जो है इसी का पुष्टिकरण करता है, क्योंकि देखिए एक महिला को किसी भी स्टेट में, और उसका अपराध क्या था, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था, और उसके ऊपर ऐसे निर्यातन होता है जहां का मुख्यमंत्री एक महिला है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये चीज 2021 के चुनाव के बाद हाईकोर्ट ने खुद बोला कि यहाँ पे जो है कानून का शासन नहीं चल रहा है, शासक का शासन चल रहा है। और ये शासक का शासन चल रहा है तो ऐसे घिनौना हरकत तो इसमें होता रहेगा। इसमें मैं आप दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत कम परसेंटेज ये मीडिया के सामने आते हैं। बहुत माँ बहने ऐसे अत्याचार, ऐसे शोषण सह के चुप, अपने लाज के लिए, अपने खौफ के लिए चुप करके बैठ जाते हैं घर में जी। ये जंगल राज चल रहा है बंगाल में, और इस सरकार को रहने का कोई नैतिकता नहीं है। अब आप आगे क्या करने वाले हैं सौरभ सिकदर जी? आगे क्या कदम उठाएंगे जब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं पश्चिम बंगाल से? तो हम इसको पॉलिटिकली भी और कानूनी तौर से दोनों तरीके से इसका प्रतिवाद करेंगे। इसका प्रतिवाद करेंगे, कानूनी तौर से भी जाएंगे कि जो दोषी है, और सबसे बड़ी बात है कि वो जो आईन का रक्षक है, जो कानून का रक्षक है, उसको भी सजा होना चाहिए। पुलिस के बिना मदद का ये घटना नहीं हो सकते। ये एंटी सोशल हुलिगान बिना पुलिस का मदद के ऐसे खुलेआम नहीं घूम सकते बंगाल में। इसीलिए जो कानून रक्षा करने का जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरा, इसको पॉलिटिकली भी हम जनता के पास ले जाएंगे, और ये राजनीतिक तरीका से भी इसको मुकाबला किया जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल मामले की जहां तक बात है सौरभ जी, आपने बिल्कुल उठाया, लेकिन ये हमने देखा कि जो टीएमसी का तंत्र है वो किसी न किसी तरह, चाहे जैसे भी वो हावी हुआ। प्रसेनजीता, क्या ले दे करके एक ही जिसे कहते हैं उम्मीद की रोशनी रह जाती है कि इस मामले में इंसाफ की लड़ाई, न्यायिक लड़ाई, अदालती लड़ाई ही एक सहारा है ऐसे मामलों में? नहीं, देखिए लालचंद, मुश्किल इस बात की है कि किसी जगह पे शासन और प्रशासन अगर पूरी तरह से इन लोगों का संरक्षण करते जाए तो बाकी जो राजनीति की मैदान में लोग हैं उनके सामने अदालत छोड़ के और कुछ है नहीं। मैं भी वही कह रहा हूं। नहीं तो क्या करना पड़ेगा जैसे 2011 की पहले ममता बनर्जी करती थी, और इसके लिए लोग काफी सराहना करते हैं कि ममता बनर्जी होता तो ऐसा हो जाता। तो कुछ नहीं, ममता बनर्जी एक लुम्पेनाइज परिस्थिति पैदा करते थे। ठीक है। तो अगर वो ऐसा है कि ऐसा ही लुम्पेनाइज परिस्थिति पैदा करना है, तो मुझे लगता नहीं है कि सौरभ जैसे एक भले इंसान या सुकांत मजुमदार जैसे एक भले इंसान से इस तरह की स्थिति पैदा करना है। इसीलिए अदालत का दरवाजा खटखटाना ठीक रहता है इनके लिए। ठीक है। प्रकाश चंदेलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और इस घटना पर प्रतिक्रिया लेते हैं। प्रकाश जी, क्या इस घटना के बारे में जानकारी अभी तक सामने आई है मीडिया में, और क्या इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल के और भी कई इलाकों में हो रही हैं क्या? पूरा वायरल हो रखा है।
मुश्किल इस बात की है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का इन लोगों पर कोई अंकुश नहीं है। इसी प्रकार के ये जो गुंडे होते हैं स्थानीय गली मोहल्ले में पूरे पश्चिम बंगाल में आपको मिल जाएंगे, जिनको सत्तारूढ़ पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। स्थानीय नेता जो होते हैं वो इनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं, तभी इनका मन बढ़ता है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है। संदेश खाली में क्या हुआ, हजारों महिलाओं की इज्जत लूटी गई और उसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों ने कह दिया कुछ भी नहीं हुआ। फिर आज भी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। हजारों महिलाएं सामने आती हैं, झाड़ू बेलन लेकर के आती हैं और वे अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए आवाज उठाती हैं और सत्ता पक्ष उनको दबाने की कोशिश करता है। आज ये जो वीडियो वायरल हुआ है, पूरे पश्चिम बंगाल की जो मां माटी मानुस का नारा देने वाली सरकार है उसकी नाक कटी है। बंगाल के 9 करोड़ जनता जो है वो अपमानित महसूस कर रही है। इनको संरक्षण मिलता है, इनको अगर संरक्षण नहीं मिले। और दूसरी बात यह है, अभी आपने कहा कि क्या इसका एकमात्र रास्ता, मैं वही आपसे पूछने वाला था कि रास्ता कैसे निकलेगा प्रकाश जी। जो जिस तरह की वहां से घटनाएं आती हैं, उसके बाद फिर तृणमूल का वहां पर एक तंत्र है, हमने वो भी देखा है, रास्ता कैसे इसका निकलेगा? लालचंद जी, इस मामले का रास्ता तो तब निकलेगा जब ये मामला इस प्रकार के अदालत में जाए। ये तो पुलिस के दरवाजे तक नहीं जा सकते। ये अगर थाने में चले जाए तो वहीं पे इसको मामले को सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता है उनके दबाव में सल्टाना पड़ता है। इनकी हिम्मत नहीं होती कि जाके बेचारे कुछ कर पाए। इनको रहना है। आपको पता है इस सब लोकसभा चुनाव के बाद में हजारों लोगों ने अपने इलाके छोड़ करके दूसरी जगह पर शरण ली। ऐसी खबरें आई हैं जी बिल्कुल। और ये प्रसन्नजीत दा जानते हैं अच्छी तरीके से, इसके पूरे वीडियोस दिखाए गए हैं, रिपोर्ट दिखाई गई है। ये नौबत क्यों आती है? स्थानीय लोगों सौरभ सिकदर जी, ठीक है मैं लौटता। सौरभ सिकदर जी, देखिए हमारे भी संवाददाता हैं और प्रकाश जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों से परिचित हैं। क्या इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के पास अदालत के अलावा भी राजनीतिक तौर पर भी कोई रास्ता बचता है? राज्यपाल की तरफ से कोई रिपोर्ट वगैरह ली जाएगी? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं आती हैं, संवैधानिक प्रावधान तो हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कितना करेंगे? नहीं, देखिए जैसे कि प्रकाश जी बोल रहे हैं या प्रसन्नजीत दादा बोल रहे थे कि बंगाल में ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और बिना पुलिस के मदद के, बिना रूलिंग पार्टी के मदद के ऐसे घिनौना हरकत हो ही नहीं थी। और मैंने शुरू से ही बोला था कि आज जो कानूनी प्रक्रिया है अदालत के जरिए जो करना है, माननीय गवर्नर साहब के जरिए जो करना है वो तो हम कर ही रहे, लेकिन हम बहुत जल्द इसको लेके रास्ते में आएंगे और पॉलिटिकली इसको मुकाबला किया जाएगा। जब एक महिला, एक मां के ऊपर ऐसे अत्याचार होता है तो वो देख के चुप रहने वाले भारतीय जनता पार्टी बंगाल के नहीं है। और अभी जो है इसको लेके हम लगातार आंदोलन करेंगे और ना केवल जो दोषी है उसका गिरफ्तारी है, इसके पीछे भी किसके मदद से हुआ है। वहां पे एक मंत्री है तृणमूल कांग्रेस का, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, उदयन गुह जी। ये जब से वहां से मंत्री बने हैं तब से ऐसे वहां पे लोगों के ऊपर अत्याचार, लोगों के ऊपर मारधार, हर दिन बमबाजी, हर दिन गोलीबाजी, ये सबका सरगना ये उदयन बाबू है। तो जो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। और तीसरी बात है, इसका जांच जो है ये बंगाल पुलिस कभी निष्पक्ष नहीं करेगा, तो हम लोग सीबीआई से इसका जांच कराने का भी मांग करेंगे। बिल्कुल, आपको करना चाहिए। इसमें निश्चित तौर पर जितने संवैधानिक प्रावधान है सबका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रसन्नजीत दा, एक सवाल ये कि पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक महिला अधिकारों की बात करने वाले, मानवाधिकारों की बात करने वाले, मोमबत्ती लेकर निकलने वाले कहां हैं प्रसन्नजीत दा? कोई बिल्कुल नजर नहीं आता ऐसे मुद्दों पर। नहीं, देखिए लालचंद, हम लोग ऑडियो विजुअल में काम करते हैं। आप ये जो हमारे पास वीडियो है जो वायरल हुआ है, इस वीडियो को थोड़ा सा अगर डिकोड करे, एनालाइज करे, तो ये मोमबत्ती देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे इस घटना को देख रहे हैं, कितने सारे लोग देख रहे हैं। तो सौरभ जो बात कह रहा है कि बिना किसी के संरक्षण के इस तरह के जो तालिबानी टाइप का जो ऑडियंस है, इस ऑडियंस को भी तो जुगाड़ करना पड़ा और ऑडियंस ये देख रहे हैं। बाकी जगह पे आप सोचिए तो कि इस तरह से कोई घटना है, लोग खड़े खड़े देख रहे हैं। अगर वहां पे इस तरह की कोई घटना दिल्ली की कन्नड़ प्लेस में हो तो पुलिस को आने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट 4 मिनट, क्योंकि लोग आके वैसे ही तो पूछेंगे कि हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे आ रहे किसी को मार रहा है, क्यों मार रहा है, पुलिस को खबर करो।
लेकिन यहाँ पे जो चोपड़ा में हो रहा है, जो वीडियो वायरल है, अगर ये सही है तो यहाँ पे लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे इस तरह की हुलिगनों की डर लोगों की मन में ऐसा ही बैठाया गया और पुलिस की तरफ से नाकामी ऐसा दूर तक पहुंच गया लोगों की मन में कि लोग यहाँ से इस दर्शक में से कोई दौड़ के जाके किसी पुलिस थाने में खबर नहीं किया। तो ये समझना चाहिए, और ये होता ही गया। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ। मैं आज मेरे सोशल मीडिया में एक थोड़ा सा एक चीजें लिखा था कि जब कूच बिहार की घटना को लेके जहां पे एक महिला को विवस्त्र करके छोड़ा गया था, तो उसको पुलिस की तरफ से एक पारिवारिक मामला बोल के दबाने की कोशिश। तो मेरा पुलिस की तरफ ये सवाल था कि नूडिटी का दो तरह की नूडिटी, बैड नूडिटी और गुड नूडिटी, जब मणिपुर में कोई नूडिटी दिखाता है लोग, तो उसको लेके हम उसको बैड नूडिटी या क्या नूडिटी कहते हैं। और यहाँ पे अगर पारिवारिक भी है, तो भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है प्रकाश जी, विवस्त्र करके कभी किसी को छोड़ा जा सकता है क्या? ठीक है प्रकाश जी, इस घटना के बाद, इस वीडियो के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार की तरफ से, टीएमसी की तरफ से या दूसरे पक्ष की तरफ से इस वीडियो पर अभी तक कुछ कहा जा रहा है, कुछ सफाई आई है, कुछ कहा है किसी ने? लालचंद जी, सबसे बड़ी बात यही है कि बंगाल का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ऐसी छोटी छोटी बातों पर और विशेष करके ऐसी घटनाएं जो बंगाल के बाहर भी घटती हैं, उस पर भी मोमबत्ती लेकर के अपना आंदोलन प्रदर्शित करते हैं। मैं वही सवाल कर रहा था। हाँ। लेकिन पिछले 11 वर्षों से सौरभ दा बैठे हुए हैं और प्रसिद्ध जद्दा भाई हैं, जानते हैं कि बड़ी से बड़ी घटनाएं घटती हैं, ये लोग चुप खामोश रहते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग को क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ लालचंद जी एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि इसी पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों पहले एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, और यहां से सरकारी सत्तारूढ़ पक्ष से यह बयान आता है कि उसका लव अफेयर था। अगर लव अफेयर भी था तो उसके बाद उसके साथ बलात्कार से जोड़ दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसको लव अफेयर से उसको जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं साबित करती हैं कि नारी शक्ति का सम्मान करने वाले प्रदेश की हालत कितनी खराब हो चुकी है। बिल्कुल सौरभ सिकदर जी, यहां पर एक सवाल जरूर है कि आप बिल्कुल मुद्दे को उठाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आप उठाते हैं मुद्दे को, लेकिन मुद्दे को उठाकर उसको अंजाम तक पहुंचाने में आपको लगता है कोई ना कोई कमी रह जाती है आपकी तरफ से? क्योंकि ऐसे मामलों पर तो लोग मुद्दे को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी नैरेटिव बना देते हैं कि फिर वो बहुत बड़ा मामला बन जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाशों का राजनीति ना करते हैं, ना उसमें विश्वास करते हैं। हम अगर बंगाल में आग लगाना चाहे तो 24 घंटे में बंगाल में आग लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने को भी जान जाएगा। ममता बनर्जी लाशों के ऊपर राजनीति करके अपना सत्ता दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी गणतांत्रिक रूप से लड़ना चाहता है, ये नहीं कि अपने कार्यकर्ता का बलि देके और उसके लाश के ऊपर राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहता है। देखिए लाल 2-3 साल में ऐसे ही हमने सैकड़ों अपना कार्यकर्ता खो चुके। ठीक है, तो मैं इसीलिए हम गणतांत्रिक रूप से करेंगे। और जब एक चीज बताना चाह रहा था, जो दादा बता रहे थे बुद्धिजीवी के लोगों के बारे में, ममता बनर्जी ने सारे बुद्धिजीवी के मुंह पे चांदी के जूता मार दिया। मैं यही कह रहा था, और ये बात बंगाल से लेकर दिल्ली तक दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सिकदर जी, जरूर इस मामले को ज्यादा से ज्यादा उठाइए, और उठाना बनता भी है क्योंकि ये महिला अधिकार, मानवाधिकार से जुड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रसेनजीत दा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस घटना को लेकर के बहुत रोष है और भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त हमला बोला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। घुटना, कंधा या कमर,